तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उल्हासनगर के उस शातिर क्रिमिनल की जिसको गिरगट के नाम से भी जाना जाता था। वो इसलिए कि वो बहुत जल्दी हालात देख के, मौका देख के अपनी वफादारियाँ, अपना तरीका, अपनी किसी के साथ मिलना, किसी से दुश्मनी, किसी से हाथ मिलाना, किसी से माफ़ी मांग लेना, तो बड़े तरीके से वो अपना किरदार बदल लेता था। जहाँ से उसको लगता था मेरा आज के बाद फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा असर सुख बना सकता हूँ, कमाई कर सकता हूँ, तो उधर हो जाता था। पर जिसको पलटी मारना कहते हैं मुंबई की भाषा में, वो मारने में एक्सपर्ट था। और कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये पुरानी कहावत है। लेकिन ये शख्स वाकई में ही इसने अपना कैरियर पापड़ बनाने और बेचने से ही शुरू किया था। और उस शातिर क्रिमिनल का नाम है गोपाल राजवानी। लोखंडवाला का किस्सा आपने सुना होगा, एनकाउंटर एट लोखंडवाला। ए खान का जिक्र हमने पिछले दिनों में किया और इस नाम से एक फिल्म भी बनी। जिस मकान में, जिस फ्लैट में वो एनकाउंटर हुआ था, वो फ्लैट का मालिक कोई और नहीं, यही गोपाल राजवानी था। अब देखिए कहाँ से कहाँ ये आदमी पहुँचा। उल्हासनगर की एक छोटी सी गली में, छोटे से घर से इस आदमी ने पापड़ बनाना शुरू किया। और उल्हासनगर वैसे भी मशहूर है पापड़ की, जो कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ की है। घर घर में औरतें, बच्चे, इंसान जिनके पास कोई काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो वो पापड़ बनाने का काम करने लग जाते हैं। और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जितने रेस्टोरेंट्स में, बियर बार में, दारू के अड्डों में, इवन 5 स्टार होटल्स में जो आपको पापड़ मिलते हैं या मिलते थे उस ज़माने में, उनमें से 90% पापड़ जो थे वो या तो धारावी में बनते थे या उल्हासनगर में बनते थे। धारावी मुंबई का बहुत बड़ा एक सबर्ब है, जहाँ एक गंदा नाला है, बहुत गंदा नाला। उसके नाले की जो दीवार है, बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर उस ज़माने में पापड़ों की लाइन लगी होती थी। और वो इतने गंदे माहौल में बने हुए पापड़ 5 स्टार होटल्स में लोग बड़े शौक से खाते थे। लेकिन जिस आदमी ने एक बार वो पापड़ बनते देख लिए, वो ज़िंदगी में कभी दोबारा पापड़ नहीं खाता था। खैर, तो गोपाल राजवानी ने अपना कैरियर पापड़ बनाने और बेचने से शुरू किया और कुछ अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। और उसी दौर में उसकी मुलाकात होती है उल्हासनगर के एक नामचीन बदमाश के साथ, जो अपने इलाके का दादा था। उसका नाम था गोविंद बचानी। उसके साथ मिल के ये आदमी ने छोटे मोटे दुकानदारों से हफ्ता इकट्ठा करना, फिरौती मांगनी, ये वो, वहाँ से कैरियर शुरू किया। दूसरी तरफ पप्पू कलानी का पिता दुनीचंद कलानी और उसके साथी भाई, ये सब दूसरी तरफ थे। तो गोविंद बचानी के साथ मिल के इस आदमी ने भी क्राइम का रास्ता पकड़ लिया। ऐसा ऐसा करते करते, जिसको कहते हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गया। उन्हीं दिनों में इनके इलाके में एक पत्रकार रहा करता था जिसका नाम था A.V. नारायण। और A.V. नारायण ब्लिट्स जो अखबार उस समय का बहुत बिकता था, बहुत चलता था, बहुत डेयरिंग किस्म की पत्रकारी करते थे। ऋषि करंजया उसके एडिटर मालिक थे और किसी को माफ़ नहीं करते थे, वो इतनी डेयरिंग रिपोर्टिंग होती थी।
अपने ज़माने में देश का सबसे बड़ा वीकली न्यूज़ मैगज़ीन हुआ करता था, या न्यूज़पेपर कह सकते हो आप, हर हफ्ते निकलता था। तो उस अखबार के लिए ये आदमी या सब एडिटर कम रिपोर्टर काम करता था, क्योंकि उल्लासनगर में रहता था और वहाँ की जो क्राइम रिलेटेड खबरें थी वो अपने अखबार में छापता था। तो काफ़ी कुछ उसने एक्सपोज किया उल्लासनगर में। उसमें गोविंद बचानी और गोपाल राजवानी के 2 नंबर के धंधों को भी एक्सपोज कर दिया। और एक दिन गोपाल राजवानी ने अपने बंदे लेके उस पत्रकार का मर्डर करवा दिया और कर दिया साहब, उस केस में पकड़ा जाता। अब इतने बड़े अखबार के, इतने इन्फ्लुएंशियल अखबार के, इन्फ्लुएंशियल इसलिए क्योंकि उसका एडिटर बहुत इन्फ्लुएंशियल था। उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इधर उधर, उन सब के साथ R.K. करंजिया के बहुत गहरे संबंध हुआ करते थे, दोस्ती हुआ करती थी। अब उसके अखबार के एडिटर को मारना अपने आप में सुर्खियां बन गया। तो बाकी के सब अखबारों में खबरें छपी कि पत्रकार का मर्डर, बाज़ारे जुलूस में निकले, पत्रकारों ने कंडेम किया। और उन दिनों में गोपाल राजवानी का नाम चमका। काफ़ी दिनों के बाद इसकी बेल होती है, लेकिन बाद में, जैसे अक्सर हुआ करता है ऐसे केसेस में, कि गवाहों के अभाव में और पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से गोपाल राजवानी उस केस में से बरी हो जाता है, एक्विटेड कर दिया जाता है। और उसके बाद इसकी और तड़क मच जाती है। बड़े लेवल पे फिरौतियाँ, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद दुश्मनियाँ पप्पू कलानी गैंग के साथ बढ़ जाती हैं। उसी के चलते एक बार इसके ऊपर पप्पू कलानी के लोगों ने बड़ा खतरनाक हमला किया। इसने किसी तारीख पे जाना था और पप्पू कलानी को पता चल गया कि ये इस तारीख को कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को जाने का रास्ता ये रास्ता जाता है। तो इसको पता था मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसने अपनी गाड़ी नहीं ली, अपने कोई खास बॉडीगार्ड साथ में नहीं लिए। इसने बड़ी चालाकी से थोड़ा हुलिया बदल के एक ऑटो रिक्शा भाड़े पे ले लिया और एक आदमी साथ में ले लिया। लेकिन पप्पू कलानी के लोग भी होशियार थे, उन्होंने इसको देख लिया और पहचान लिया। उस ऑटो रिक्शा पे हमला किया जाता है। उस ज़माने में एक सूतली बम हुआ करते थे। वो जो सूतली रस्सी होती है, उसके अंदर पोटास वगैरह, कील वील जो नेल्स होती हैं, वो बाल बीरिंग के वो जो गोलियां होती हैं, वो डाल के एक देसी क्रूड बम जैसी चीज़ बनाई जाती थी। बहुत उसका चलन था उन दिनों में। उसको मुंबई की भाषा में कहते थे सूतली बम। तो सूतली बम से हमला किया गया कि आज इसको नहीं छोड़ना है, लेकिन ये आदमी बच जाता है। कहते हैं ना, एक बिल्ली की 9 जिंदगी होती है, तो इसी तरह गोपाल राजवानी भी बहुत सारे हमलों में बचा। पर एक और भी कहावत है कि जिस तरीके से आदमी ने मरना होता है उसी तरीके से मर जाता है। बहुत बार ये आदमी कोर्ट कचहरी जाते हुए ही इसके ऊपर अटैक हुए और हर बार बचता रहा, लेकिन आखिर में मरा भी वही। खैर, वो चलेंगे वहाँ भी। इस हमले में, सूतली बम के हमले में बुरी तरह घायल हुआ गोपाल राजवानी उल्लासनगर के हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे हॉस्पिटल में भी अटैक हो सकता है। वो अपने आप को बड़े तरीके से शिफ्ट करवाता है मुंबई के जे हॉस्पिटल में, जहाँ पे बहुत बड़ा कांड आपको पता हुआ था। दाऊद के बहनोई को मारने वाले लोग उस हॉस्पिटल में दाखिल थे और उसी हॉस्पिटल में बहुत बड़ा अटैक किया गया था, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए और
दुनिया भर के शूटर मंगवाए थे। सुभाष सिंह ठाकुर से लेके बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश के बड़े नामी ग्रामी शार्प शूटर मंगवाए गए थे उन लोगों को मारने के लिए। तो वही जे हॉस्पिटल में ये आदमी अपने आप को एडमिट करवा लेता है। और वहाँ पे इसको थोड़ी सिक्योरिटी थी कि मुंबई में आके पप्पू कलानी के लोग कोई हरकत करने से डरते थे। और वहीं पे इसका एक रिश्तेदार हुआ करता था, वो बहुत बड़ा नामी वकील था। तो इसने उस वकील को रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं पप्पू कलानी से किसी तरह बच भी सकूं और अपना बदला भी ले सकूं। और वो वकील हाजी मस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसके केसेस भी छोटे मोटे कहीं कोर्ट कचहरी में लड़े थे। तो वो वकील इसकी जो रिक्वेस्ट थी वो हाजी मस्तान तक पहुंचाता है और हाजी मस्तान इसकी मदद करने को मान जाता है उस वकील का मुंह देख के। और जैसे ही आदमी ठीक होता है कुछ दिनों के बाद हाजी मस्तान दाऊद इब्राहिम से दुबई में बात करता है और इस आदमी को दुबई में शर्म देने की सिफारिश करता है और दाऊद मान जाता है। तो गोपाल राजवानी अपना पासपोर्ट लेके दुबई पहुंच जाता है, दाऊद की शरण में रहता है और दाऊद के जो लोग उसके चारों तरफ फिर गिरद थे उनके साथ रिश्ते बना लेता है। थोड़े दिनों के बाद पप्पू कलानी एक मर्डर केस में जेल चला जाता। काफ़ी लंबा समय उसे जेल में रहना पड़ता है और इसको पता था अब जल्दी पप्पू कलानी बाहर नहीं आएगा। तो वो मौका देख के, जैसे मैंने कहा गिरगिट की तरह रंग बदलता था, आसपास का माहौल देख के उसी किस्म का हो जाता था। तो दाऊद के साथ मिलने के बाद, उसके साथ प्लानिंग के बाद ये आदमी मुंबई वापस आता है और दाऊद के नाम से बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदने का काम करता है। और मुंबई वापस आके इसने जो एक प्रॉपर्टी दाऊद के पैसे से खरीदी, ऐसा सोर्सेस का कहना है, वो प्रॉपर्टी वही थी जिस प्रॉपर्टी में, जिस फ्लैट में एनकाउंटर होता है, जो एनकाउंटर एट लोखंडवाला के नाम से मशहूर हुआ। वो फ्लैट का मालिक कोई और नहीं गोपाल राजवानी था और असल में मालिक उसका दाऊद इब्राहिम था। अब देखिए वहाँ उस फ्लैट में बड़े तरीके से इन लोगों को बुलाया गया, शरण दी गई। अंदर खाते उन लोगों की दाऊद से खटपट चल रही थी। अशोक जोशी गैंग छोड़ने के बाद, छोटा राजन के साथ बिगड़ने के बाद उन लोगों ने दाऊद का एक गोल्ड का कंसाइनमेंट लूटा। माया ढोलस ने और दिलीप बुआ ने कोई 2 करोड़ का सोना था और वो सोना मार्केट में बेच के पैसा भी इकट्ठा किया। अब ये बात का चर्चा नहीं हुआ क्योंकि दाऊद इस बात को पब्लिक करके इन लोगों को आगाह नहीं करना चाहता। तो इनको लगता था कि अभी देखेंगे जो हो जाएगा, मुकाबला करेंगे, कुछ पहले का लेना देना होगा। अब दाऊद को उनसे बदला लेना था कि मेरा माल इन लोगों ने चोरी किया, मेरे साथ डकैता डाले। उसको लेके दाऊद की दुश्मनी थी तो उसने गोपाल राजवानी को मोहरा बनाया माया ढोलस और दिलीप बुआ को उस शिकंजे में लाने के लिए। और एनकाउंटर के एक रात पहले वो एपिसोड हमने बनाया था, आपने सुना होगा। मुंबई के सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन के ईस्ट साइड में एक खार जिमखाना हुआ करता था। वो एरिया रोड के एक तरफ खार पड़ जाता है, एक तरफ सेंटा क्रूज पड़ जाता है, ईस्ट का एरिया। वहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है। तो उस जिमखाना में, क्लब में एनकाउंटर की एक रात पहले इंस्पेक्टर कवि, जो ए खान के राइट हैंड मैन हुआ करते थे, ऑफिसर,
उनके साथ आधी रात तक उस क्लब में मीटिंग होती है, गोपाल राजवानी की और M.A. कवि की। और जो उस होटल का मैनेजर था, सुपरवाइज़र था क्लब का, उसने हमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका हमने शायद आपको कोट भी सुनाया था उस एपिसोड में। उसने देखा कि टेबल पे गोपाल राजवानी एक मैप साथ में लेके आया था, नक्शा, जो कोई और नक्शा नहीं था, उसी फ्लैट का पूरा नक्शा था। कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ किचन है, कितने कमरे हैं, किधर सीढ़ी है, सब पूरा नक्शा और उसकी पूरी टोपोग्राफी। आधी रात के समय, एनकाउंटर की पहले वाली रात, गोपाल राजवानी इंस्पेक्टर कवि को बता रहा था, क्योंकि पुलिस वाले खुद सुबह जाके मुआयना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि माया ढोलस और दिलीप बुआ बहुत शातिर चालाक किस्म के क्रिमिनल थे। अगर सुबह कहीं जाके ये दिन में रैकी करते, उन लोगों को, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, उनको नीचे से सब दिखाई देता था, तो पुलिस को सामने देख के वो अलर्ट हो सकते थे, भाग भी सकते थे और मुकाबला बहुत खतरनाक भी हो सकता था। तो पूरी प्लानिंग करने के लिए आधी रात के समय कवि गोपाल राजवानी का साथ लेता है, पूरा मैप बना के तब करके। उसके पहले राजवानी उनको मिलता भी रहा था उसी कमरे में, कुछ दिनों से इसके घर पे लुके छुपे हुए थे। माया ढोलस और दिलीप बुआ और उसके साथ 3 आदमी, और छठा आदमी तो एनकाउंटर वाले दिन ही आया था, वो जो एक जेल का स्टाफर था, वो तो मिलने पैसा वैसा लेने आया था अपना। तो पूरी की पूरी प्लानिंग इस एनकाउंटर की जो दूसरे दिन होना था, वो करने में गोपाल राजवानी का बहुत बड़ा रोल था। एक तरह से वो दाऊद इब्राहिम के जो उसके ऊपर एहसान थे, वो एहसान चुकाना चाहता था, और दूसरी तरफ इतने खतरनाक क्रिमिनल्स के एलिमिनेट होने से वो अपना असर सूख पप्पू कलानी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इच्छा रख रहा था। तो दोस्तों, ये गोपाल राजवानी की चाल देखो। पप्पू कलानी से दुश्मनी, उल्लासनगर से भाग के हॉस्पिटल में रहकर वकील का सहारा लेके हाजी मस्तान तक पहुंचना, और उसके थ्रू दाऊद तक पहुंचना, उसके बाद दाऊद के साथ मिलके काम करना, और इतने बड़े काम में उसका साथ देना। तो ये पापड़ इतने बेले गोपाल राजवानी ने, इसलिए मैं कहता हूँ पापड़ बेलने पड़ते हैं। एनकाउंटर हो जाता है, मर जाते हैं, और गोपाल राजवानी का एक बार फिर उल्लासनगर में दबदबा बन जाता है। लेकिन पप्पू कलानी ने भी कम पापड़ नहीं बेले थे, उसको पुरानी रंजिश सब पता थी। उसके बाद बहुत इनकी दुश्मनियाँ चली। मैं 2-3 एपिसोड पहले जो पप्पू कलानी के बनाए थे, उसमें सब बयान कर चुके हैं कि कैसे वहाँ मशहूर हो गया था कि हर थर्सडे को, वीरवार को, उल्लासनगर में एक मर्डर होता था। वो पूरी दुश्मनी पर गोपाल राजवानी गैंग और पप्पू कलानी का गैंग और उसके दुश्मनों के बीच में 1 साल में इतने मर्डर हुए, वो अपने आप में उल्लासनगर का रिकॉर्ड था। तो दुश्मनी बहुत बढ़ती बढ़ती चली गई, लेकिन इस आदमी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत लोगों से आगे लिंक बनाए, जेल में भी गया, फिर वापस आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो वो फिर बहाना नहीं ढूंढती। इसी किस्म के एक केस में 2000 में इसकी कोर्ट में पेशी थी, उल्लासनगर में पेशी थी, और ये आदमी अपनी गाड़ी लेके और अपने बंदों को लेके, इसका बेटा भी साथ में था शायद, उसको लेके कोर्ट अपीयरेंस के लिए जाता है।
और फिर वही हमला होता है जैसे पहले 3-4 बार कोर्ट जाने के समय पे हमला हुआ था, लेकिन इस बार हमला बहुत घातक था। अब इसको बचने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, तो 2 आदमी आते हैं और धार गोलियां चला के इस आदमी की जिंदगी समाप्त कर देते। और अंत हो जाता है उस आदमी का जो इतनी तिकड़मबाजी चलाई, लेकिन क्राइम के दुनिया में अंत भी क्राइम से ही होता है। शांति से बहुत कम लोग मरते हैं। अपनी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, शांति की मौत। जो घर में सोए, बिना बीमारी के, बिना किसी खतरे के, आराम से उम्र ने बहा के मर जाते हैं, वो दूसरी किस्म की मौत होती है। लेकिन ये वायलेंट डेथ, गोलियां खा के मरना, और नीचे पड़े हो आप रोड पे, उठाने वाला कोई नहीं होता। लोग डरते भाग जाते हैं। वो कहते हैं, मुंबई में कहावत है कि जब म्यूनसिपैलिटी का डब्बा आता है, वो जो पुलिस की वैन आती है जो उठा के लेके जाती है लाशों को, उसको डब्बा कहते हैं, कि अंत में आपको पुलिस के डब्बे में ही शमशान घाट तक पहुंचना होता है। और वही हाल गोपाल राजवानी का हुआ। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।